हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर टू लर्न में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। दोस्तों, जो 11th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये इसकी जो मूल संविधान है उसका भाग नहीं था। इसे जोड़ा गया था 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो संविधान संशोधन है जो कि किया गया था 1992 में, उसके द्वारा। दोस्तों, जो ये 11th शेड्यूल है बेसिकली बात करती है पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो इसके प्रावधान है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 11th शेड्यूल के अंतर्गत पंचायतों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी जिम्मेदारियां क्या हो सकती है, ठीक है, इसके बारे में हमको बताया गया है। जो पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये क्यों आया, तो यह इसलिए आया क्योंकि जो सरकारें हैं वो केंद्रीकृत हो चुकी थी। अच्छा मान लीजिए आपका गांव है, ठीक है, आपका गांव है तो आपके गांव में कोई सरपंच होगा। ठीक है, आप रोज़ उसको देखते होंगे, रोज़ मिलना जुलना होता होगा, लेकिन क्या आप किसी एमएलए से डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं क्या? क्या आप किसी एमपी से डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं क्या? तो बेसिकली जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए पंचायतों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मान लीजिए आपके गांव में 4 दिन से पानी का जो वितरण है वो हो नहीं रहा है, तो आप किससे बोलेंगे? सरपंच से डायरेक्टली जाके बोल देंगे या फिर एमएलए से जाकर बोलेंगे? तो बेसिकली जो ये सब व्यवस्था है इसको विकेंद्रीकृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट हमारे देखने में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यह शुरू से ही जो जब संविधान सभा बन रही थी तब से ही एक विवादास्पद विषय बना हुआ था। दोस्तों, हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं यानी कि कौन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका मानना था कि पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक जो दर्जा है वो नहीं देना चाहिए। जबकि जो अन्य मेंबर्स हैं जैसे कि हमारे जो गांधीवादी नेता हैं जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, टी प्रकाशन हो गए, ये चाहते थे कि जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, विवाद है उसकी स्थिति उत्पन्न हो गई। भीमराव अंबेडकर क्या मानते थे, तो उनका मानना था कि जो सवर्ण जाति है उनका प्रभुत्व बना रहेगा और जो दलित वर्ग है उनका शोषण समाज में इसी प्रकार बढ़ता जाएगा और यह सवर्ण जातियों के हाथ में एक राजनीतिक हथियार बन जाएगा दलितों का शोषण करने के लिए। तो उनका पॉइंट भी सही था। और जबकि जो गांधीवादी नेता थे जैसे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जिसका भी मैंने मेंशन किया, वो चाहते थे कि केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की जाए जिससे कि जो सामान्य प्रशासन है वो आसानी पूर्वक चल सके। लेकिन अंततः पंचायतों को जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 243 का जो अनुच्छेद 243 है उसके अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई ताकि जो संसद है भविष्य में जो पंचायत हैं उनकी संवैधानिकता को सुनिश्चित कर सके। दोस्तों, हम पंचायती राज व्यवस्था को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यह हम शेड्यूल्स की क्लास डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और भी डिटेल में पढ़ना है तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो सीरीज लेकर आ जाऊंगा। अच्छा दोस्तों, जो ये पंचायती राज व्यवस्था है यह शुरू से ही हमने देखा है कि एक डिबेट का विषय रहा है, लेकिन समय समय पर संसद द्वारा कई कमेटियां बनाई गई ताकि वह जो पंचायती राज व्यवस्था है वो जो उसकी संवैधानिकता है उसको सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लाने के लिए कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। इसके लिए समय समय पर कई कमेटियां गठित की गई थी। जैसे 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था और इसी आधार पर उन्होंने उनके जो सुझाव है वो प्रस्तुत किए थे, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद बनाने का उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया था। और इसी समिति के सुझावों पर क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार है उसने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में एक बड़नगर नाम का जो ग्राम है उसमें भारतीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको विधिवत प्रारंभ कर दिया था। ठीक उसके कुछ दिनों बाद 11 अक्टूबर को 1985 में आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। इसी प्रकार धीरे धीरे जो ये पंचायती राज व्यवस्था है इसको लाने के क्रम में विकास होते रहे। इसको मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसमें भी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके लिए कानून बनाने, इसके लिए अधिनियम लाने के लिए कई प्रयास किए गए। 64वां संविधान संशोधन भी प्रस्तुत किया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था। तो ये जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो यह संशोधन 64वां संविधान संशोधन लेकर आए थे, ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, ठीक है, 1991 में। इसके बाद क्या होता है कि जो पंचायत है उनको फिर से संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो मुद्दा है वो उठाया जाता है और 64वें संविधान का जो प्रारूप है, ठीक है, उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि जो 1992 है उसमें लोकसभा और राज्यसभा में जो 11वीं अनुसूची है उसको पारित कर दिया जाता है और अप्रैल 1993 से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देते हुए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मूर्त रूप में लाया जाता है। दोस्तों, इसीलिए हम 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो दोस्तों अभी तक हमने क्या जान लिया? तो अभी तक हमने जान लिया है कि जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है, वह बेसिकली जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में। ठीक है, इस अनुसूची में कितने विषय है तो हम जान लेते हैं। इस अनुसूची में 29 विषय है के अनुसार जो पंचायत है उनकी कार्य शक्तियों, उनका जो कार्य क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वह जो ग्रामीण विकास है ना, गरीबी उन्मूलन है ना, बाजार सड़क आदि की जो व्यवस्था है कर सके। तो मतलब बेसिकली क्या है कि जो पंचायत है उनका जो क्षेत्राधिकार है, जो उनका कार्याधिकार है, उसके बारे में ये 29 मीटर्स हमको बताते हैं। तो ये क्या है? तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, आप इसको आराम से जूम कर देता हूँ मैं। आप आराम से जूम कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कृषि विकास है उसके से संबंधित है, भूमि विकास, भूमि सुधार आदि से जो रिलेटेड मुद्दे हैं वो जो पंचायतें हैं उनके अंतर्गत अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखें मत्स्य उद्योग हो गया, लघु सिंचाई हो गई, ठीक है, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग हो गए, ईंधन तथा पशु चारा से संबंधित जितने भी रूल है, जितने भी नियम हैं वो जो पंचायतें हैं वो बना सकती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जो टोटल है 29 विषय शामिल है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति का देख रेख, लोक विभाजन की पद्धति, महिला एवं बाल विकास, ये इसी प्रकार मैंने 29 विषय यहाँ पर लिस्ट दे दिए, आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो 12th शेड्यूल है भारतीय संविधान की वो हमको क्या बताती है। तो दोस्तों जो 12वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। बेसिकली ये जो 12th शेड्यूल है, या म्यूनसिपैलिटीज़ की जो प्रोविजंस है, ठीक है, उनकी जो प्रावधान है वो कितने वर्षों का उनका कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, उनके द्वारा जो कार्य है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिसको हम 18 मैटर्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से कार्य म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि जो नगर पालिकाएँ हैं उनको बताए गए हैं, उनकी शक्तियाँ क्या क्या हो सकती है। ठीक है, उनके जो अधिकार है वो क्या क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होगा, जो उनका कार्य क्षेत्र है वो क्या क्या होगा। तो बेसिकली हम 12th शेड्यूल में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत जो 18 मैटर्स है उनको भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये 18 विषय हमको दिए गए हैं। तो नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क हो गए ना, खेल के मैदान हो गए, उनकी व्यवस्था करना नगर पालिका का कार्य रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे जो जन सुविधाएं हैं, जिनमें मार्ग हो गए, बिजली हो गई, पार्किंग हो गई, बस स्टैंड आदि जन सुविधाओं को लेकर आना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नगर का विकास है उसके लिए योजनाएं बनाना, भूमि पर अनधिकृत जो कब्जा है, ठीक है, अतिक्रमण है, उसको रोकना, और सार्वजनिक जो भवन है उनका निर्माण करवाना, सड़क और पुलों का निर्माण करवाना। तो इस प्रकार जो ये है जो शवदाह के लिए यानी कि अंतिम संस्कार करने के लिए जो शवदाह जो घर है उनको निर्मित करना, तो ये बेसिकली एक नगर पालिका के कार्य होते हैं। आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल सकती है, आप आराम से पढ़िएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ के साथ बने रहिए आपके अपने चैनल डेयर टू लर्न के साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।